देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। 2 घंटा 17 मिनट। प्रधानमंत्री ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सदन को तकरीबन इतना वक्त संबोधित किया, हर एक मुद्दे को छुआ, मिजोरम से लेकर मणिपुर तक, दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और 1947 से लेकर वर्तमान दौर तक। अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया वो गिर गया। सरकार संपूर्ण बहुमत के साथ विराजमान है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष में चुन चुन कर हमला करने की कोई भी चूक नहीं की और सब पर एक एक करके अटैक किया। सभी मुद्दों पर बड़ा विस्तृत जवाब दिया। विपक्ष ने वॉकआउट किया और सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव पास करके अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया। इस बार सस्पेंशन बहुत हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा का ये पहला सस्पेंशन है इस सत्र का। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष जो अचीव करना चाहता था, क्या वो अचीव हुआ या फिर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इन पर भारी पड़ गए? क्या हुआ? हमको प्रधानमंत्री के भाषण के भी अंशों के विश्लेषण की आवश्यकता है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए किसने क्या हासिल किया, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है बहनों भाइयों, क्योंकि देश की संसद में 3 दिनों तक 8, 9 और 10 यानी आज 3 दिन विस्तृत चर्चा हुई है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। आज हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है बहनों भाइयों। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, विपक्ष वॉकआउट कर गया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के भी ज़रूरत से अधिक ताकतवर तरीके से सदन के भीतर उभरी है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हार अवश्यंभावी थी, हार सामने थी, तो फिर प्रतिपक्ष यानी इंडिया अलायंस ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव क्यों किया? मैंने डिबेट के प्रारंभ में ही एक दिन आपसे कहा था, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था उसी दिन, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में सबको बोलने का उतना ही समय मिलेगा जितनी आपके पास नंबर ऑफ एमपीज की स्ट्रेंथ है, यानी जिसके जितने सांसद होंगे समय का बंटवारा उसके मुताबिक होता है। तो विपक्ष के अलग अलग दलों के मुकाबले बीजेपी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है सदन के भीतर, तो जाहिर सी बात है कि उसको समय अधिक मिलेगा और आज मिला भी समय। बीजेपी ने समय का पर्याप्त उपयोग किया और विपक्ष पर हमला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलते इसके पहले विपक्ष वॉकआउट कर गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज सभी मुद्दों पर बड़ी विस्तृत चर्चा की, तकरीबन 2 घंटा 17 मिनट। उनके आज के भाषण का लब्बोलुआब क्या है? उनके भाषण का एक लब्बोलुआब यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म के लिए तैयार होकर चुनावी मैदान में कूद गई है। अब यह देखना होगा कि विपक्ष तैयार है युद्ध के लिए या अभी उसे तैयारी में वक्त चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है बहनों भाइयों कि बड़ा विस्तृत जवाब आया है। कल 2 घंटे से अधिक का वक्त गृह मंत्री बोले और आज 2 घंटे 17 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री बोले। विपक्ष की तरफ से जिस स्पीच का सर्वाधिक वेट किया जा रहा था वो था राहुल गांधी का 37 मिनट का, और उसमें भी उनका जो फायरी अंश था वो तकरीबन 5-7 मिनट का। तो इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किसको क्या हासिल हुआ, हमें इसके बारे में डिबेट करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए।
क्यों करनी चाहिए? देश का प्रश्न है। हम देश की कमान, देश की बागडोर जिनके हाथों में देना चाहते हैं, उनका विजन क्या है? इस देश को तरक्की के किस आयाम तक वो ले जाना चाहते हैं? अभी जो अपोजिशन है उसको देश की प्रगति, देश के आर्थिक मसलों, विदेश नीति, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश के अन्य मसलों को लेकर उनका क्या विजन है? इस देश की मालिक बहनों भाइयों जनता है। यहां ना कोई देशद्रोही है सदन के भीतर बैठा हुआ, और ना कोई स्वयं को सर्टिफिकेट दे। इस देश में चुने गए हर जनप्रतिनिधि इस देश से प्यार करते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश को प्यार करते हैं। अपोजिशन एनिमी नहीं है और सत्ता पक्ष मालिक नहीं है। इस देश की मालिक 140 करोड़ जनता है। अगर 140 करोड़ जनता इस देश में सत्ता पक्ष को चुनती है देश चलाने के लिए, तो प्रतिपक्ष का भी चयन करती है उनके ऊपर चौकीदारी का, जवाबदेही को सुनिश्चित करने का, और यह बताने का कि जिनको चुना गया है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। संसदीय डेमोक्रेसी इसी तरह चलती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए विपक्ष ने जवाबदेही तो सुनिश्चित करने की कोशिश की, लेकिन हासिल क्या हुआ? एक चीज विपक्ष को जरूर हासिल हुई है जो उसको ताकत दे रही है, यूनिटी, एकता। अब से पहले बीजेपी के खिलाफ कभी ऐसी एकता नहीं दिखी थी जो इस बार देखने को मिली है, चाहे वो राज्यसभा हो, दिल्ली सेवा बिल अधिनियम हो, और या फिर अब हो। वरना बहनों भाइयों कोई कारण नहीं है कि गृह मंत्री 2 घंटे से अधिक का जवाब दें और प्रधानमंत्री 2 घंटे से अधिक का जवाब दें। जाहिर सी बात है कि वो भी जानते हैं कि चुनौती उनके समक्ष कितनी बड़ी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तैयारी बहुत बड़ी थी, रणनीति के तौर पर भी, वक्ताओं के तौर पर भी, बात रखने की शैली के तौर पर भी, और तथ्यों और तर्कों के साथ भी। क्या विपक्ष बीजेपी जैसी तैयारी करके आया था? शायद नहीं। बहनों भाइयों, सार्वजनिक मंच में आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं उसका आकलन इतिहास करता है, लेकिन क्या बोलते हैं इसका आकलन वर्तमान करता है। इसलिए जब हम कहीं बोलते हैं उसके बोलने का बड़ा महत्व होता है। वो बोलना ही आपका विजन, आपके रणनीति, आप किस बारे में क्या राय रखते हैं और देश की प्रगति को लेकर या देश को लेकर आपकी क्या परिकल्पना है। ये खाली बातें नहीं है जो मैं कह रहा हूं, इन पर गौर करने की आवश्यकता है हमें कि जब भी स्पीच दो तो ऐसी स्पीच दो कि सामने वाला सन्नाटे में आ जाए, वो सोचे कि कहीं वो गलत तो नहीं है। ये होता है किसी के बारे में विजन रखना या स्पीच देना या देश के बारे में अपनी ओपिनियन को प्रस्तुत करना। क्या विपक्ष के पास वो तैयारी नहीं थी? बीजेपी के पास एक से एक बेहतरीन वक्ताओं की फौज है, हर तरह के लोग हैं उनके पास। टाइट भी करने वाले लोग हैं, सॉफ्ट रखने वाले बात भी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे वक्ता भी उनके पास मौजूद हैं जो विपक्ष का जवाब बड़ा मुंह तोड़ देते हैं। सत्ता पक्ष ने यह हासिल किया कि विपक्ष के एक बड़े अटैक के बावजूद वो अजेय होकर लौटा। बीजेपी की जो अपराजय छवि केंद्र सरकार में है उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा, ये उनकी ताकत है। सबसे बड़े मुद्दे के बावजूद, मणिपुर के मुद्दे के बावजूद बीजेपी कंफर्टेबली लोकसभा और राज्यसभा से निकल गई, ये उनका अचीवमेंट है। जिस प्रकार प्रतिपक्ष का अचीवमेंट उनकी यूनिटी है, और उनकी यूनिटी कांग्रेस के पीछे खड़े होकर है, तो एनडीए की खूबी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ खड़े होकर है। आज कोई सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल नहीं था बहनों भाई। इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देश विजन जानने की चाहना चाहता था कि आखिर जिनको हमने देश चलाने की जिम्मेदारी दी है और जिनको हमने उनकी रखवाली की जिम्मेदारी दी है कि वो गड़बड़ ना करें, दोनों कर क्या रहे हैं, और दोनों की भूमिकाओं का मूल्यांकन इस चुनाव में होगा, और यह तय होगा कि यह देश वास्तविक रूप से क्या चाहता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म चाहता है
या फिर इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चाहता है। आज आए कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। सर, क्विट इंडिया होना चाहिए, क्विट इंडिया होना चाहिए। सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया। क्विट इंडिया हमें करना ही पड़ेगा। चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, एमएच खान पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, देश रत्न निगम जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर्वेश मिश्र आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी के नेतृत्व में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, अंजाम आपको पता था, तो ये जोखिम क्यों मोल लिया है? नहीं ब्रजेश जी, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आया कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मणिपुर के एपिसोड पे एक लफ्ज भी देश के सामने नहीं बोल रहे थे। कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के समय हमें लगा था कि देश के प्रधानमंत्री, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बोला उन्होंने, आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं बोला होगा, लेकिन बोला। एक लफ्ज वाली बात ठीक नहीं। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से पहले मणिपुर के प्रति उनकी संवेदना कहीं भी झलकी। आप जो चाहते थे वो अचीव हुआ आपको? हाँ, तो निश्चित तौर पर आज कम से कम हमने ये सोचा था देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के साथ के लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति आई? नहीं आई। और बार बार हम ये कह रहे हैं, वो देश उनके केवल प्रधानमंत्री ने नहीं, सभी उनके नेता ने एक बार भी मणिपुर के प्रति उनकी संवेदना नजर आई तो बताइए। उससे कोरिलेट करते हुए आप और प्रदेशों की चर्चा तो करते रहे, लेकिन मणिपुर के लोगों के साथ क्या देश की सरकार खड़ी नजर आई? केवल यही हम चाहते थे कि देश की सरकार मणिपुर के साथ मणिपुर पर 10 मिनट के लिए पीएम की स्पीच चाहते थे, बदले में आपने 4.5 घंटा दोनों लोगों ने मिलके क्या हासिल किया आपका? देखिए, फिर आप कह रहे हैं देश में 10 मिनट बुलवाने के चक्कर में आपने आफत मोल ले ली। मणिपुर के अलावा सारी बातें कही उन्होंने, लेकिन मणिपुर के साथियों के साथ संवेदना उनकी क्या देश के प्रधानमंत्री की नजर आई क्या? बस ये सवाल है। और आज मणिपुर एक जगह नहीं हो रहा। मणिपुर की स्थिति, चाहे आप हरियाणा की ले लीजिए, आप मणिपुर की स्थिति लगातार तमाम प्रदेशों में हो रही है। वॉकआउट क्यों कर गए? नहीं, वॉकआउट जब आप देश के प्रधानमंत्री से हम अपेक्षा कर रहे थे कि मणिपुर के साथियों के साथ वो खड़े नजर आएंगे, और उस पर जब प्रधानमंत्री जी बोलते नजर नहीं आ रहे, उन साथियों के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, तो जरूरी है कि हम उनका जो विश्वास जो चाहिए था, जो देश के प्रति जो संवेदना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री से नजर नहीं आया। हमने वॉकआउट किया। पर जैसे आप वॉकआउट किए वो बोल दिए मणिपुर पे। नहीं,
उसके बावजूद भी मणिपुर के लोगों के साथ उनकी संवेदना नजर आई क्या? जिस घटनाओं की चर्चा पूरा देश कर रहा, पूरी दुनिया कर रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ आप बोले जो क्या? दुनिया को दिखाना चाहते थे दिखा पाए कि नहीं? दुनिया के देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है कि मणिपुर की जनता के साथ जो हो रहा है, और सरकार, आप देखिए किस तरीके से वहां की पुलिस उन अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है जो विक्टिम को वहां तक पहुंचा देते हैं। अधीर रंजन चौधरी, नेता संसदीय दल कांग्रेस, सस्पेंड। तो ये सरकार है। अंत में आपको ये हासिल हुआ? नहीं, तो सस्पेंशन और इस तरह की बातें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तमाम प्रदेशों में कर रही है और लोकसभा में भी कर रही है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। राकेश त्रिपाठी, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। क्या हासिल हुआ? विपक्ष ने आपको संसद में आने के लिए, मणिपुर पर बोलने के लिए और सभी मुद्दों पर जवाबदेही के लिए मजबूर कर दिया। आप स्वयं से नहीं आए थे इस पर जवाब देने। ये इंडिया अलायंस की ताकत थी कि आपको सदन के भीतर लाए, बोलने पर मजबूर किया आपको। ये उनका भी अचीवमेंट है। देखिए ब्रजेश जी, मजबूर नहीं कर दिया, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोकतंत्र में हमेशा अपनी बात जब कही जाती है तो उसके बाद जवाब सुना भी जाता है, लेकिन सारी संसदीय परंपराओं में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में पूरी तरह से अविश्वास रखते हुए कांग्रेस ने अपना अविश्वास व्यक्त किया और अविश्वास व्यक्त करके पलायनवादी तरीके से पीठ दिखा करके भाग गए। मेरी अपनी राजनीतिक जानकारी में, मैं हो सकता हूं ब्रजेश जी आप इसको ज्यादा करेक्ट करें, कि कभी प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया हो और अविश्वास प्रस्ताव ला करके स्वयं पलायन कर गया हो, पीठ दिखा करके भाग गया हो, वॉकआउट कर गया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो आप जो कह रहे थे ना भाई कि विपक्षी दलों की एकता, इस एकता की पोल खुल जाती। ये इसलिए वोटिंग से घबरा करके, डर करके ये पतली गली से पीछे से भाग गए। ये कन्विंसिंग बात इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली सेवा अधिनियम पर इन्होंने अपनी लेटेस्ट में ताकत दिखाई है। दिल्ली सेवा अधिनियम के पर ताकत सबने देखी भी है, कितनी ताकत इनमें है। वो ताकत देखी जितनी अपेक्षित इनकी प्रतिपक्ष की जो एकता की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी लगभग 20-25 से ज्यादा वोट कम निकले हैं इनके, तो इसलिए उसमें भी ताकत हमने देखी है। और कुछ लोगों ने पत्नी की बीमारी और जाने क्या क्या तरह तरह के विषय बता करके कैसे अपने अनुपस्थिति को जायज वाजिब ठहराने का प्रयास किया है। आप जिन जयंत चौधरी के बारे में इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के साथ चाय पी रहे हैं। आप जिस तरह से उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं आरएलडी पे, आज अनिल दुबे या रोहित है नहीं, वरना वो आपको बेहतर जवाब देते कि एक तरफ तो चाय पिला रहे हो, दूसरी तरफ बेइज्जती कर रहे हो आप। नहीं, मैं भी पीने जाता हूं, मैं भी चाय पीने जाता हूं, और आपको भी चाय पीने, आप भी चाय पीने जाते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री नहीं है, सबके मुख्यमंत्री हैं, सबको चाय पीने जाना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, आज महत्वपूर्ण मसला है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने भाषण में भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें और वर्तमान की बातें एक साथ सकारात्मक तौर पर रखने का काम किया है, आईना भी दिखाया है, संवेदना भी जताई है, और क्या होना चाहिए इसका एक विजन भी रखने का काम जवाब किया है। देने के लिए अपोजिशन ने मजबूर भी कर दिया, आपको सदन में बोलने के लिए बेबस भी कर दिया, आपका सारा टेस्ट कर दिया, होल बॉडी चेकअप कर डाला आपका। यह विपक्ष का भी अचीवमेंट है सर। मानसून सत्र ब्रजेश जी, मानसून सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ है, मानसून सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के बाहर ही मीडिया को संबोधित करते हुए देश के नाम संदेश जब दिया, तो देश को पूरे एक साथ उन्होंने मणिपुर पर अपनी पीड़ा भी जताई, अपना आक्रोश भी व्यक्त किया था, और इस बात का भरोसा भी दिया था कि मणिपुर में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है और कठोरता के साथ सरकार। थैंक यू राकेश त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हासिल हुआ दीपक रंजन जी ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर? देखिए ब्रजेश जी, कई बार की हम लोग हार करके भी जीत जाते हैं, और जो हम मतलब बाजीगर मटेरियल हो, जो देश को और दुनिया को, जो ब्रजेश जी हम लोग दिखाना चाहते थे, हम लोग देश और दुनिया को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाना चाहते थे, इनके चेहरे को बेनकाब करना चाहते थे। आज हम लोगों ने, पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया भाषण सुना वहाँ पे, लेकिन देश शर्मसार और दुखी तब हुआ जब आदरणीय मोदी जी जो है मणिपुर के लिए ना कोई ठोस जवाब दे पाए, और बोले भी तो सिर्फ चंद मिनट बोले, वो भी पढ़ करके बोले। अरे कोई व्यक्ति अगर संवेदनशील होगा तो मणिपुर में पढ़ करके बोलेगा वो,
मणिपुर के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए, क्या उन्होंने कार्रवाई की, उस पर उन्होंने कोई जवाब दिया? आज उन्हीं के विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इन्हीं के मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज दिल्ली में एडमिट हैं। वाल्टे साहब, क्या राकेश त्रिपाठी जी या इनके भारतीय जनता पार्टी का एक चीज मान लो कि इनके टक्कर के वक्ता आपके पास नहीं है। नहीं, सवा 2 घंटा कल आपको उड़ाया, नहीं और 2 घंटे 17 मिनट से ज्यादा आज उड़ाया गया। ब्रजेश जी, जो हकीकत है वो मानो। नहीं ब्रजेश जी, देखिए इनके इतने झूठे हमारे इंडिया अलायंस में नहीं है लोग, क्योंकि ये झूठ को भी बड़ी शालीनता से और बड़ी अच्छाई से बोलते हैं। इनके हिसाब से 2014 के बाद ही इन्होंने हिंदुस्तान का निर्माण किया, लेकिन इसी हिंदुस्तान ने जलती हुई लाशें कह रहा था सर, तैरती हुई लाशें काम भी का आकलन इतिहास करता है और जो बोलते हैं उसका आकलन वर्तमान करता है। नहीं तो आज तो इनसे दुनिया जानना चाहती थी, सदन के हम लोग चाहते थे कि सदन के माध्यम से देश के सबसे बड़े नेता तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कम से कम क्या ठोस कार्रवाई इन्होंने उठाई या क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री को बर्खास्त इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का सहयोग इनको नहीं मिल रहा था? इनकी ब्यूरोक्रेसी का इनको आप जो हासिल करना चाहते थे वो मिल गया आपको? देखिए, जो हम जनता को जो हम दिखाना चाहते थे, हम जनता को बताना चाहते थे, उसमें कामयाब रहे कि पीएम साहब जो है मणिपुर को लेकर के, बहन बेटियों की असमत को लेकर Thank के you. किस तरीके से जो है उनके मुंह से एक बोल नहीं निकले। शुक्रिया आपका खान साहब, शुक्रिया आपका। नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया, विपक्ष वॉकआउट कर गया, सरकार ने पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन भी सदन के भीतर किया। कल की भी स्पीच सुनी होगी आपने, आज भी सुनी होगी। आपका आकलन क्या कहता है? आपकी पार्टी वाले तो सारे सांसद बैठे थे प्रधानमंत्री जी को सुनने, आप सर विपक्ष में वॉकआउट नहीं किए सर, दोस्ती? नहीं, देखिए वॉकआउट तो जिन लोगों ने किया वो उनकी मर्जी है, वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये इस नो कॉन्फिडेंस जो ले आए थे विपक्ष के लोग, वो मणिपुर के ऊपर लाए थे जी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे कुछ बोलेंगे। मणिपुर में 2 सांसद हैं, मणिपुर से 2 सांसद हैं, दोनों सांसद कुछ नहीं बोले। वहां का एक एमएलए इनसे समय मांगता रहा कि हमको टाइम दे दीजिए, मणिपुर के बारे में हम बताएंगे, उसको समय नहीं दिया, वो पैरालाइज्ड हो गया। सदन में खड़े होकर के टैक्स पेयर का पैसा जो खर्च हो रहा था उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का इतिहास बताने का काम किया कि कौन प्रधानमंत्री क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, कौन प्रधानमंत्री किसने किया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि देश की एकता अखंडता के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भारत में मिलाएंगे? अगर आप उन लोगों की बातों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आज आप वादा करिए कि आप हिंदुस्तान को साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और श्रीलंका सबको एक साथ लाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने खड़े होकर के आप इतिहास बता रहे हैं वहां पर। खान साहब, आपको अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना शायद पता नहीं है। राकेश त्रिपाठी आपको चाय पे बुलाएंगे जल्दी। अरे राकेश त्रिपाठी चाय पे कहाँ बुला रहे हैं? कभी 20 मरतबे कह चुका है, नहीं है। इन्हीं की तो चाय चाहिए आपको, बाकी तो दुश्मन है आपके लिए। हाँ, ये दुश्मनों को नहीं बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। भाई नहीं भाई, बात मेरी कट जाती है, हमारा रो बिगड़ जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहीं नहीं कहा आप दाल पर टैक्स लगा रहे हैं, आप छाछ पर टैक्स लगा रहे हैं, आप दूध पर टैक्स लगा रहे हैं, आप ब्रेड पर टैक्स लगा रहे हैं, आप आटा पर टैक्स लगा रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं कर सकते थे, महंगाई पर चर्चा नहीं कर सकते थे। मणिपुर में जो बलात्कार, खान साहब ये जो आप मुझे बता रहे हैं, यही तो विपक्ष को चर्चा करना था, यही तो बोलना था। नहीं कर पाए तो मैं कितनी बार आपसे कहूं कि जो बोलते हैं वही वर्तमान है सर। जी जी ठीक है सर, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, अगर विपक्ष नालायक है तो पक्ष तो मैंने ये बात नहीं की, ये आपके अपने खुद के विचार हैं। विपक्ष बहुत सम्मानित है और लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान होना चाहिए सर। कभी कहा विपक्ष को आप यूं गाली नहीं दे सकते। नहीं, हम गाली कहाँ दे रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ये लोग अपने मकसद में फेल हो गए, इंडिया के लोग फेल हो गए। जो बनाया था वो मकसद इनका पूरा नहीं हुआ। थैंक यू खान साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर्वेश मिश्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी शुक्रिया। क्या हासिल कर लिया? आप भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से मिला क्या आपको? आप मतलब अलायंस को?
आज पूरे देश के सामने ये सच्चाई दिख गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितने असंवेदनशील हैं। 2 घंटे से ऊपर के भाषण में किस तरीके से मात्र 2 मिनट बोला, वो भी कितनी असंवेदनशीलता के साथ। ये पूरी तरीके से दिख गया कि ये सरकार सिर्फ डकैती और बकैती के अलावा कुछ जानती ही नहीं है। मणिपुर पर इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री जो इन्हीं के कुछ ही कुर्सियों पीछे बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से उनका बयान आया। मतलब देश की माताओं बहनों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है, और दुर्योधन और दुशासन की तरह जैसे वो उस समय हंस रहे थे उस तरीके से ठहाके लगा लगा के हंसा जा रहा है। आप समझिए किस तरीके क्या विपक्ष का वो ने चित्र दिख रहा। मिले समय का पर्याप्त उपयोग ठीक तरीके से किया? आप सहमत हैं? विपक्ष ने अपना पूरी तरीके से समय का उपयोग किया और ये बता दिया कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र में आप कितने भी तानाशाह हो जाएं, आपको संसद में आके बोलना पड़ेगा। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील प्रधानमंत्री हैं कि अभी भी उन्होंने देश की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो इसरो सेंटर की बात कर रहे हैं, वो ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं। उनके साथ पूरी की पूरी उनकी एनडीए की टीम ठहाके लगा के हंस रही है। मतलब इतने संवेदनशील मामले पे जिस पे उनको जवाब देना था, रिपोर्ट देना था, उनके पार्टी के विधायकों तक पे हमला हुआ, केंद्रीय मंत्री पे हमला हुआ। तो ये बात तो आपको 6000 तब से समझनी ज्यादा चाहिए थी जब FIR, इस आप तरीके के नो हालात। कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि समय जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या पर निर्भर करता है ना, उन्हें तो मौके अधिक मिलेंगे ही। तो निश्चित तौर पे मोदी जी को 2 घंटों में मणिपुर की एक एक चीजों पे विस्तृत वर्णन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आखिर में क्या ऐसे हालात पड़ गए कि आपके केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, इतनी महिलाओं के साथ जाति बलात्कार की घटनाएं हुई, वो वीडियो सबकी आंखों के सामने नाचती होगी, उन्होंने भी देखा होगा कैसे उस लेकिन वीडियो को मानसून देखने सत्र के बाद भी सबसे आप बड़े ठहाके लगा के अचीवर हंस रहे थे। आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। कैसे? इस सत्र में अपने सेवा बिल, जो दिल्ली का सेवा बिल अधिनियम आया था, उस पर सबको यूनाइट करके 102 वोट हासिल करवा लेना, ये आपका अचीवमेंट है। सुपारी जितनी पार्टी हैं आप, लेकिन देखिए आपने कितना बड़ा इस्तेमाल कर लिया विपक्ष का। देखिए, इंडिया अलायंस लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हुआ है, इस देश के लिए खड़ा हुआ है। जो देश के साथ नहीं खड़ा है वो देख ही रहे थे आज कैसे ठहाके लगा लगा के हंस रहे थे। दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी किस तरीके से मणिपुर की घटनाओं महिलाओं के साथ हुई, इस धन्यवाद आपका। मैं बहुत 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 शुक्रिया सर्वेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। देश रत्न निगम साहब मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निगम साहब, शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देश के प्रधानमंत्री की लोकसभा में दी गई स्पीच को ज़रूर सुना होगा। आपका आकलन क्या है और आप उनके भाषण का किस तरह से विश्लेषण करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो एक लाइन का होता है कि इस सदन को मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं, मणिपुर शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता है, और मणिपुर के विषय में जो चर्चा होनी चाहिए वो नियम 167 के तहत होनी चाहिए थी, जो अवसर गंवा दिया विपक्ष ने। और जो संसदीय चर्चा हुई उसमें मैंने विपक्ष को भी बड़ा गौर से सुना और सत्ता पक्ष के लोगों को भी बहुत सुना। सत्ता पक्ष में मुझे तथ्य तर्क, जैसा आपने सही बोला, नजर आए, सत्य भी नजर आया, और आंकड़े भी बहुत से दिए गए, और उस आंकड़ों को कोई काट नहीं सकता, वो सर्वविदित हैं और उनको लोग मानते भी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष से सिर्फ वो हल्ला हो रहा था, उनको बहुत मौके मिले, उनके नेताओं को मिले, उनको सभी लोगों को मिले, लेकिन तथ्य कहीं नहीं नजर आए। मणिपुर पे चर्चा की उन्होंने बात करी, होम मिनिस्टर ने बहुत ही विस्तार से समझाया, और आज प्रधानमंत्री ने भी बोला, और सदन के बाद तब भी बोला था, और बड़ी गरिमा के साथ बोला, संवेदनशीलता के साथ बोला था, और उस चर्चा से विपक्ष हमेशा भाग रहा था। अगर 167 नियम 167 के तहत चर्चा करते तो एक फोकस चर्चा होती और सवाल जवाब होते, जिसका कि होम मिनिस्टर ने बड़ा साफ। उसके पीछे इनका तर्क ये था कि अगर हम 167 के तहत लोकसभा में और 267 के तहत राज्यसभा में अगर चर्चा कराएंगे तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित ना होगी और होम मिनिस्टर ही स्टेटमेंट देकर निकल जाएंगे। इस कारण ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। नहीं, ये तो उनकी अपनी होता है ना, जिसको कहते हैं प्रिजम्पशन है। आपने मान लिया कि ऐसा होगा, आपको कैसे पता कि प्रधानमंत्री नहीं देंगे?
दे भी सकते थे, उसमें ऐसा कोई बाध्यता थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री उसमें नहीं बोल सकते। जो फोकस डिस्कशन और चर्चा होनी थी वो उस विषय पे नहीं हो पाई, और ये ऐसे अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष तो चाहेगा ही कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव बार बार लाएं। इसमें तो सत्ता पक्ष को मौका मिल इसमें जाता सर है। अपोजिशन ने क्या अचीव किया और सत्ता पक्ष ने क्या अचीव किया, देखिए, संदेश क्या गया? सत्ता पक्ष ने अपनी सारी उपलब्धियां गिना दी एक एक करके जो उनको मौका मिला, और वो उस मौके का उन्होंने पूरी तरह उपयोग किया। ये उनको तश्तरी में रख के ये मौका अवसर विपक्ष ने दे दिया। और दूसरी तरफ विपक्ष को कुछ नहीं मिला। मुझे तो नहीं लगता है विपक्ष की जो एकता है, जो लोग बात करते हैं एकता की, उसका मुखौटा प्रधानमंत्री और उनके वक्ताओं, उनकी टीम के वक्ताओं ने बुरी तरह निकाल दिया। ये साफ कर दिया हर जगह क्या लड़ने ये वाले इनका अचीवमेंट नहीं है कि ये अपनी यूनिटी को दिखाने में कामयाब हुए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मणिपुर पर इन्होंने बोलने के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर किया, सदन तक ले आने को मजबूर किया। ये इनका अचीवमेंट नहीं? नहीं, सत्ता पक्ष तो हमेशा से मणिपुर पर बोलने को तैयार था, विपक्ष ही भाग रहा था। तो पहले के ना बजाय आज बोल दिया। और यूनिटी, इस बात की यूनिटी, ये दिखावटी यूनिटी जो कि आप वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं, केरला में आपस में लड़ते हैं, सीबीआई के केसेस जो हुए एक दूसरे की कंप्लेंट पे हुए हैं, तो ये दिखावटी यूनिटी का जो मुखौटा था वो प्रधानमंत्री उनकी टीम के वक्ताओं ने बुरी तरह उनके चेहरे से निकाल दिया, एक्सपोज कर दिया। तो ये बड़ा साफ है। और दूसरा देखिए, जब आप हारते हैं अविश्वास मत में, तो एक तो वो गहरी चोट लगती ही, और एक परसेप्शन जाता है कि आप कितनी बुरी तरह से हारे। और 218 से भी ज्यादा बुरी तरह से इस बार हारे हैं। इस बार तो वोटिंग का भी मौका नहीं मिला। सांसद बड़े सस्पेंड किए जा रहे हैं निगम साहब, देखा आपने? अधीर रंजन चौधरी ही सस्पेंड हो गए, अब क्या होगा? संसदीय मर्यादा से अगर आप बाहर जाएंगे तो नियम कानून, चाहे आप विपक्ष के संसदीय नेता हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार उनको समझाया जा रहा था, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, जब शब्दों का जिसको एक्सपंज किया गया रिकॉर्ड से, उसके बाद बार बार डिस्टर्ब करना। जबकि आपको मौका दिया गया और भाजपा ने अधीर रंजन चौधरी को मौका दिलवाया, उनकी पार्टी। सर, आपने उनका नारायण राणे का स्टेटमेंट सुना था सदन में? जी, नारायण राणे का सुना था सर, उन पर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। नहीं, कार्रवाई जो भी गलत करे उस पर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मैं देखिए एक पक्षी बात नहीं करता हूँ, जो भी है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और कोई उसमें दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। करेक्ट है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री की स्पीच, कल होम मिनिस्टर की स्पीच, 8, 9 और 10 3 दिन चले नो कॉन्फिडेंस मोशन में, आपको क्या लगा, कौन भारी किस पर पड़ा और किसको क्या हासिल हुआ और किसने कितना जोखिम उठाया? देखिए, आज का दिन तो तय था कि आज मोदी का दिन है और मोदी बोलेंगे। इस देश में लोग जानते थे कि इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन लोग अपनी अपनी बात पक्ष विपक्ष कहना चाहता था, पहुंचाना चाहता था जनमानस में। मोदी ने आज जो बोला वो कांग्रेस के अतीत को बोला और 2024 के चुनाव के रास्ते पर बोला, और ये बोला कि वो भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और 2024 में फिर उनकी बहुमत की सरकार आएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। और ये वादा किया जनता से कि वो भारत को दुनिया के 3 देशों में पहुंचाएंगे 2028 में। ये बात तो ठीक है। और मोदी ने कर्नाटक में यूपीए के समापन की और एनडीए के नए रूप, इंडिया के नए रूप में आने की जो बात थी, उस पर भी सवाल खड़ा किया कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, हर आदमी के अलग अलग राग हैं। ये तो विपक्ष के फूट का, बिखराव का सत्ताधार हमेशा से फायदा उठाता है। लेकिन ये बात उन्होंने कही कि यूपीए का अंत हो गया है और एनडीए का उदय भी कांग्रेस का भला नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक नया नाम आया है। एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि मणिपुर के मामले पर मोदी ने अमित शाह की साफगोई की काफ़ी तारीफ की है और उनके भाषण से वो काफ़ी प्रभावित नजर आए जो उन्होंने कल संसद में दिया था। लेकिन ब्रजेश जी, बात आई कि एनडीए का जो गठबंधन है वो घमंडियों का गठबंधन है। इंडिया में 26 है और एनडीए में 38 हैं। घमंड इस देश में जो पावर में रहा, जो सत्ता में रहा, जो ताकत में रहा, जो पूंजीपति है, जो बड़े लोग हैं,
उनको शोभा देता रहा है, उनको अधिकार में आता रहा है। जो विपक्ष में है, जो छापा खा रहा है, जो जेल जा रहा है, जो लाठी खा रहा है, वो घमंड उसको शोभा नहीं देता, वहाँ घमंड शब्द चलता नहीं है। तो ये बात जो है साफ है कि घमंडियों के गठबंधन पर बीजेपी उसको एक जुमला है उसका अपने उछाला है उसने एक मैदान में, लेकिन बात आती है कि नेहरू कपड़ा अपना विदेश में धुलवाते थे, नौसेना के पोत पिकनिक मनाने जाते थे, और कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, परिवार के ही लोग पद पाते थे। ये सब बातें पुरानी बातें जो रहीं वो आज फिर बोली गई, काफ़ी बातें आईं, लेकिन ये बातें कब तक जिंदा रहेंगी और ये बातें कब तक कही जाएंगी? इस देश में एक जीवित सच्चाई है कि भ्रष्टाचार पहले भी रहा, आज भी है, परिवारवाद पहले भी रहा, आज भी है। कोई सरकार, कोई पार्टी इसको ख़त्म नहीं कर पाई। बस खाली अपनी सुविधा हो तो अपने साथ मिलाए लो तो अच्छे हैं, दूसरे के साथ चले गए, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी सब हो गए। ये हर सरकार करती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा कि 2024 के चुनाव में मोदी को भी इस बात का एहसास है और भाजपा भी तैयार है कि टक्कर बड़ी होनी है। भले अविश्वास गिर गया, दिल्ली के सर्विस बिल पर केंद्र सरकार जीत गई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई, इंडिया का जो गठबंधन, उसका असर, ये पहला असर आप कह सकते हैं संसद में ये देखने को मिला। और अब इन सब के इतर भी कहा गया, जब दिल्ली का बिल गिरा कि आज से फाइनल करना चाहते थे तो प्रधानमंत्री का एक बयान आया था, वो संसद के भीतर का सेमीफाइनल था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी एक सेमीफाइनल होना है इस देश में, और वो है राजस्थान का, वो है छत्तीसगढ़ का, वो है मध्य प्रदेश का। वो चुनाव लोकसभा से पहले होगा और वो इस देश में तय करेगा कि अब लहर किसकी है, दोनों में कौन ज़्यादा टक्कर ले पाएगा, दोनों गठबंधन कितने मजबूत हैं। तो भाजपा ये बात जानती है कि एक कड़ा संघर्ष आने वाला है, वो इस बात को भी जानती है कि मोदी का करिश्मा अभी कायम है और उसको उन्हें भुनाना है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसको बड़ी उम्मीदें हैं, जहां से हम आज ये बात कह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि कर्नाटक की हार, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना, उनका घर खाली कराना, फिर खेत में ट्रैक्टर चलाना, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं खटकता है। कुछ या तो चूक हो गई या कहीं नुकसान हो गया या राहुल गांधी चर्चा में ज़्यादा आ गए। ये जब इतिहास कभी लिखा जाएगा तो तय होगा कि कहाँ गलती हुई थी, लेकिन सहानुभूति राहुल गांधी को वो दे गई घटनाएं, इस बात को लोग जानते हैं। देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें और दर्ज होंगी। अधीर रंजन चौधरी आज निलंबित किए गए कि वो बार बार टोका टाकी कर रहे थे भाषण में जी, लेकिन आज बीजेपी और भाजपा और बड़ी हो सकती है अगर वो एक निर्णय और करे कि आज वो मणिपुर के सीएम से इस्तीफा ले ले, तो ये बात साफ हो जाएगी कि जितनी तेज कार्रवाई के लिए वो विपक्ष पर आतुर रहती है, उतना ही अपने लोगों पर भी वो कार्रवाई कर सकती है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेंद्र जी, उसको ये बात दिखानी चाहिए। बहरहाल इस देश की ये विचित्रता है कि मौके पर बहुत सारे फैसले नहीं लिए जाते और उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप सब लगाते हैं। मोदी ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियां रखी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो साख बढ़ी है उसका उन्होंने कहा कि इस पर देश के लोग गर्व करें और हमारी सरकार सही दिशा में है। लेकिन जो सत्ता में बैठा है, जो विपक्ष में है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, सबकी जरूरत दो रोटी की ही है इस देश में। और रोटी ही इस देश में सबसे ज्यादा विचित्र है ब्रजेश जी, क्योंकि इसको कमाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है और इसको पचाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है, और ये सारा संघर्ष रोटी का ही है। बहरहाल सुनिएगा, इस देश में एक साहित्यकार ने लिखा है आज के स्थितियों पर
कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े हमें कोई एतराज नहीं, मगर वो तोड़ के फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ कि तू झूठ बोल के भी आंसू निकाल देता है। और वो बेवफाई का इजहार यूं भी करता है कि परिंदे मार के बाजू निकाल लेता है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 3 दिनों की चर्चा के बाद आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष रखा और सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। विपक्ष ने वॉकआउट किया है और 3 दिन की इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा पर किसको क्या अचीव हुआ, विपक्ष को क्या हासिल हुआ, सत्ता पक्ष को क्या मिला, हम इस बारे में आज चर्चा कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, अब जब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, सरकार कंफर्टेबली सदन से बाहर आ गई है, अब कांग्रेस और आपका अलायंस आगे का मूवमेंट आपका क्या है, आप क्या करेंगे? आपके पास जो हथियार था वो तो आपने चला लिया। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, आज देश ने इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार का अहंकारी चेहरा देखा कि कितनी असंवेदनशील सरकार है। मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से जो रवैया अपनाया सरकार ने और जो विपक्ष पर जिस तरीके से व्यक्तिगत हमले का इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आए, हमें लगता है ये चेहरा बेनकाब हुआ है सरकार का। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। मणिपुर की जहां तक बात है, मणिपुर में बार बार हम कह रहे हैं कि जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो सरकार ने के सामने, आप कैसे देश के सामने स्पष्ट रूप करिएगा? निश्चित तौर पर सदन वाला कार्ड तो खेल दिया। निश्चित तौर पर आज सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ। इन्हीं मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन देश की सड़कों पर जाएगा, देश के लोगों के बीच में जाएगा और निश्चित तौर पर अभी आने वाले 3 विधानसभा चुनाव इनको इनका चेहरा दिखाएंगे। क्या कोई राजनीतिक आंदोलन? निश्चित तौर पर। कब से? इसी महीने आप इसकी चर्चा सुनेंगे। अलायंस पार्टनर से बात कर लिए? लगभग बातचीत हो चुकी। लगभग बातचीत, शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी, सांसदों को निलंबित करने में अगर कोई थोड़ा ऐंठ के भी सवाल पूछ ले, थोड़ा कोई कड़ी भाषा में सवाल पूछ ले, थोड़ी आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आपको टोका टाकी कर दे, थोड़ा गुस्सा हो जाए सदन के भीतर, तो उसको सस्पेंड करने में एक क्षण नहीं लगता, चाहे वो नेता हो अपने संसदीय दल का, कांग्रेस के हों, या राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संसदीय दल संजय सिंह, या फिर टीएमसी के संसदीय दल के राज्यसभा में नेता डेरेक ओब्रान। उनको सस्पेंड करवाने में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री 3 महीने से लाशों के ढेर पे खड़ा हुआ है, जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरी आपत्ति है आपके इस वक्तव्य पर भी कि मुख्यमंत्री लाशों के ढेर पर है या मुख्यमंत्री के हाथ। सर, 160 लोगों से ज्यादा के मारे जाने की ऑफिशियल पुष्टि सदन के भीतर हुई है। सर, मुझे लगता है 1980 की रिपोर्ट आपने मुरादाबाद की भी देख ली होगी और तब भी इस तरह की टिप्पणी अगर आपने की होती उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, टीवी चैनल नहीं था देश और में अलग-अलग दंगों में, अलग-अलग घटनाओं में जिस प्रकार के इस तरह के कत्लेआम हुए हैं, उन सबको लेकर के इस प्रकार की टिप्पणियां करते तो मैं मानता कि शायद ये जस्टिफाई की जाती। इस देश में मणिपुर को लेकर के कल बहुत विस्तृत जवाब अमित शाह जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया और उल्लेख किया कि कब कब मणिपुर में किस किस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। पिछले 6 वर्षों में जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी ब्लॉकेट नहीं हुआ है, एक भी कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई है। मणिपुर में उग्रवाद का हमने लगभग खात्मा करने का काम किया है और एक सरकार जिसने इतनी डिलीवरी देने का काम किया हो, उस पर एक इंसिडेंट अगर ऐसा होता है जो इंसिडेंट दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये आपके लिए एक इंसिडेंट है जो चल रहा है मणिपुर के भीतर। आर यू सीरियस? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि 6 वर्षों के भीतर कर्फ्यू हमने रोक दिया पूरी तरह से। वो राज्य जहां पर अफसा लगाना पड़ता रहा हो, जिस राज्य में सेना स्थायी तौर पर वहां पर कैंप करती रही हो, बिना सेना के राज्य का प्रशासन न चल सकता हो, उस राज्य में सेना हटा करके सामान्य जनजीवन बहाल करने का काम जिस मुख्यमंत्री ने किया हो, वहां एक सर, आज की डेट में आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में सामान्य जनजीवन है, उनके हाथ खून से सने हुए हैं, तो मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। आर यू श्योर?
कि मणिपुर में सब नहीं, ठीक है? शांति बहाली के बहुत सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शांति बहाली के बहुत सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और जो कुछ सरकार के द्वारा किया जा सकता है वो सब कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम आप क्यों अड़े हुए हैं कि आप वहां के चीफ मिनिस्टर पर कोई एक्शन नहीं लेंगे? का काम किए थे। हम सेना के एक्शन लेकर के भारत के ही नागरिकों का कत्लेआम नहीं करना चाहते, जैसा 1966 में इंदिरा जी ने करने का काम किया था। हम वैसा काम नहीं कर सकते। आप मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? आप श्योर हैं? आप अड़े हुए हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री को जो जिम्मेदारी जवाबदेही निभानी चाहिए थी, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बहुत बखूबी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। मणिपुर की बखूबी निर्वहन किया है, सामाजिक इनका शब्द नोट और किया जाए। ऐतिहासिक परिस्थितियां के जिनको जानकारी नहीं है, वो जानकारी मैं इसलिए कह रहा हूं ना, किसी भी पक्ष के बाद जब बात करेंगे ना तो उसकी पीछे की पृष्ठभूमि को भी साथ साथ जरूर देखना चाहिए। और जो लोग मणिपुर को नहीं जानते और जो लोग जानबूझकर मणिपुर को चलाने के लिए चुना है, इतिहास बताने के लिए नहीं। मणिपुर को चलाने के लिए 6 वर्ष में हमने चलाया, दिखाया ना। 6 वर्ष में किसी प्रकार का कोई तो ये क्या चल रहा है वहां पे? इसकी जवाबदेही किसी की तो सुनिश्चित करेंगे ना, कानून को हटाने का किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर। निश्चित तौर पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रहे हैं। हम उन सारे अपराधियों को खोज करके एक एक अपराधी को उसके किए का दंड देने का काम करेंगे। इसमें किसी प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दीपक रंजन, थैंक यू त्रिपाठी जी, अपराधियों के शुक्रिया, आपने कड़े सवालों का सामना किया। दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद है। इतना सब कुछ तो कर डालें, अब आपका मन भर नहीं रहा है, और क्या करें? देखिए ब्रजेश जी, हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से ना तो मैं कोई सवाल जवाब पूछ पाऊंगा, ना मेरी सुनेंगे। मैं नहीं के माध्यम से नहीं सुनेंगे सर? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप एक उत्तर प्रदेश के लार्जेस्ट अपोजिशन है, आप इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हैं? आपका चैनल बहुत बड़ा जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी को। आपका चैनल सीएम पीएम ऐसे क्यों सर लाचारगी वाली बात? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी कहेंगे तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। मैं राकेश त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो सोफिस्टिकेटेड वेपन लूटे गए, वो वेपन वापस आए कि नहीं आए गए, जिसमें हैंड ग्रेनेड, इंसास, SLR और AK-56, AK-47 बहुत से ऐसे सोफिस्टिकेटेड। देखो, उन्होंने मेरे 3 बाउंसर का सामना किया, खेला उन्होंने। आप भी इतने लाचारगी मत महसूस करो, आप बोलो, बताओ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो सोफिस्टिकेटेड वेपन जो लूटे गए वो वापस आए कि नहीं आए? अगर नहीं वापस आए तो कहाँ हैं? और इस चीज़ की गारंटी आपके चैनल में देंगे राकेश भाई कि उन वेपन्स का अन्य राज्यों में उसका दुरुपयोग होगा या नहीं होगा? लॉ एंड ऑर्डर से उस चीज को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे? इस तरीके के उग्रवादी, इनका कहना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बखूबी, शब्द नोट करिएगा, बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। ये इनके शब्द थे। अब इनके नजर में बखूबी का 160 लोगों की मृत्यु, इतने लोग डिस्प्लेस हो गए, इतने वही तो आपने पकड़ना था, इतने लोग ये बखूबी निर्वहन करा रहे ये उसको बखूबी अगर मानते राकेश धर त्रिपाठी जी, नहीं, राकेश धर नहीं है सर, वो तो फार्मर मिनिस्टर है, इनको बनना है अभी मंत्री। आप कैसी बात करते हैं? ब्रजेश जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। अभी इन्होंने अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का, होम मिनिस्टर जी का उल्लेख किया कि गृह मंत्री जी ने कल विस्तार से बता दिया। गृह मंत्री जी को कल पूरे देश और पूरी दुनिया ने सुना होगा ब्रजेश जी। गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा चिंतित थे मणिपुर को लेकर के, इतने ज्यादा व्याकुल। बहुत शुक्रिया खान साहब। इतने, एक बात मेरी आ जाती है, बस एक बात, 10 सेकंड। इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने रात में मुझको जगा करके 2-2:30 बजे मुझसे मणिपुर के बारे में जाना। जो गृह मंत्री जी 4 दिन मणिपुर में रहे हो और उनके स्टेट मिनिस्टर राय साहब 23 दिन मणिपुर में रहे हो, उनको इतने मुतमईन होकर के पीएम और एचएम कभी भी बात कर सकते हैं, चाहे रात में 2:30 बजे बात करें चाहे दिन में। इतने मुतमईन, देश चलाने वालों को हर वक्त जगना होता है। गृह मंत्री सो रहे हैं जो वहां विजिट करके, धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी जग रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान, इन दोनों लोगों में आपस में। खान साहब शुक्रिया। खान साहब, राकेश त्रिपाठी चाहते हैं कि 1980 में मुरादाबाद में जो दंगा हुआ था उसके बारे में मैं उस वक्त क्यों नहीं बोला था, जबकि मैं उस वक्त कक्षा 4 का विद्यार्थी था, कक्षा 3 में था, और तब टेलीविजन भी नहीं था। पर त्रिपाठी जी चाहते हैं कि मैंने तब क्यों नहीं बोला। अब आप बताओ, मैं तब बोलता भी तो कहाँ बोलता। नहीं, अब त्रिपाठी जी की तो आदत ये है, और भारतीय जनता पार्टी की आदत ये है कि झूठ को इतने बार झूठ बोलो कि वो सच साबित हो जाए। यही कर रहे हैं त्रिपाठी जी। अब वो कह रहे हैं कि मणिपुर का मुख्यमंत्री बहुत बखूबी अपने पद का उपयोग किया है। मणिपुर का मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहा है जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसके लिए मणिपुर का मुख्यमंत्री कह रहा है ऐसे केसेस तो सैकड़ों हुए हैं, एक तो थोड़े हुए हैं। कारगिल युद्ध में जो सिपाही अपने
देश के लिए जान बचा, पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगाया, वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। उसने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमने पाकिस्तानियों को भगाया, लेकिन मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका, उसके साथ अत्याचार हुआ। कौन सी बात करते तो सर सदन में बोलना था ना ये सब इमोशनल इशूज सर। क्या काम किया? अब तो वो लकीर पीटना भर वाली बात रह गई, यही सब तो बोलना था। नहीं, साफ साफ दिख रहा है मणिपुर में इंसानियत की हत्या हुई है, आज भी हो रही है, लेकिन ये बचाना चाहते हैं उस हत्यारे। पर वो कह रहे हैं कि आपने तब क्यों नहीं बोला 1980 में? तब तो आप यंग रहे होंगे, आप तो बोले होंगे। अरे आप ही बोल दिए होते। ये तो पेट में भी नहीं होंगे, ये तो पेट में भी नहीं होंगे। जब आप कक्षा 3 में थे तो ये पेट में माँ की ना 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 ना, अरे मुझसे बड़े हैं ये तब क्यों नहीं मुझसे बोले? 4 साल बड़े हैं। अरे ये आपसे बड़े नहीं हैं, आप मुझसे 4 साल बड़े हैं ये। और ये उस वक्त अपनी माँ के पेट में रहे होंगे, तो वहां से मुजफ्फरनगर दंगे के समय तो थे खान साहब। नहीं, कहाँ थे आप कहाँ क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं गए? आप थैंक यू। मुजफ्फरनगर दंगे के अरे समय जाने दीजिए, यहाँ कोई डेट ऑफ बर्थ थोड़ी तय हो रही है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? थेथराई मत करो यार, थेथराई करने से काम नहीं चलता है। इनका क्या है, इनकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित की जाए या न की जाए? नहीं, बीच में ना बोलें एक दूसरे के प्लीज। 9 साल से सरकार आपकी है, अभी तक आपने क्यों नहीं उसको आउट किया था? आज क्यों खोल रहे हैं इस फाइल को? आपको पता है कि हमारी थैंक यू खान साहब, शुक्रिया आपका। खान साहब शुक्रिया, धन्यवाद। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब जब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, इंडिया अलायंस जिसके आप पार्टनर हैं, अब नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब क्या करेंगे आप लोग? देश में डकैती डालना हो या देश में बकैती करना हो, भाजपाई बहुत आगे। अभी आपने मणिपुर की बात की, इन्होंने बता दिया मुजफ्फरनगर में 1980 में जो मामला हुआ था। अरे तो सर बताया, मैं कक्षा 3 में था सर। इनके नेताजी थे, बता तो दिया, आप क्या कसम खाऊं? एफिडेविट दे दूं सर? मणिपुर के कानपुर में हड़ताल है। आप बताइए, जो प्रदेश 3 महीने से जल रहा है, 100 दिन होने को हैं, और भाजपा के इतने बड़े प्रवक्ता आके कह रहे हैं हम बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या आप लोगों की लाशें बिछाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हो? महिलाओं का इस तरीके से जो दुर्दशा होती है तब बखूबी निर्वहन करते हो? आपके राज्यपाल बोल रही हैं हालत खराब है, आपके तो ये संजय सिंह का ऐसा व्यवहार ही क्यों करते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए? न गुस्सा करते रहते सदन में? तो ये तो आप भाजपाई देखिए, देश में जो देश का लोकतंत्र का जो अच्छा नागरिक है, बेहतरीन नागरिक, गुस्साएगा ऐसे हालातों। वो तो दुर्योधन और दुशासन की तरह जो लोग ठाके लगाते हैं उनको नहीं आएगी शर्म, उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है। लेकिन जो इस देश का आम आदमी है वो तो जागेगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका सर्वेश मिश्रा जी। जागेगा। मैं निगम साहब को आमंत्रित करता हूँ। निगम साहब, अब जब सदन में ये मसला समाप्त हो गया, अब क्या आपको लगता है कि मणिपुर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर किसी बड़े आंदोलन की शक्ल विपक्ष लेने की कोशिश करेगा, या मैं ये मानूं कि अब ये मुद्दा समाप्त है, देश आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ ये एक आगे कोई जाके राजनीतिक मुद्दा बनेगा। जवाबदेही उस सरकार की है जो जनता अगले चुनाव में तय करेगी। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जनता के सामने जाएंगे, जनता उनको कैसा जवाब देगी ये तो वक्त बताएगा। वही मुख्यमंत्री आज सामान्य हालत वहाँ पैदा कर रहे हैं, शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, और मणिपुर की चर्चा सतही तौर पे नहीं हो सकती। विदेशी हाथ वहाँ पे कुकी और मैती के बीच में जो पुराने झगड़े चले आ रहे हैं वो, और ड्रग्स का जो है, और अतिक्रमण वहाँ पे जो वन का क्षेत्र है उसका अतिक्रमण, ये सारी चीज़ों पे जो कार्रवाई हो रही थी उन पर भी अगर बिना चर्चा किए हुए मणिपुर के मेन मुद्दे पे नहीं पहुंचा जा सकता। मैं नहीं समझता हूं कि मणिपुर का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा राजनीतिक तौर पर। और जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो किसी राज्य में हो, देखिए अगर बलात्कार एक राज्य का होता है तो उसको अगर बलात्कार, पर आप ये तो मानते हैं कि ये पूरा सत्र मणिपुर पर निकल गया? नहीं, देखिए मणिपुर पे विपक्ष ने कोशिश करी, हंगामा किया, लेकिन जो संसदीय कार्रवाई है, जो बिल पास होने थे सरकार ने कर लिए। जो उनका अपना उद्देश्य था सरकार ने अपना पूरा किया। यही है कि जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आने चाहिए थे वो नहीं आए, या कोई सोल्यूशन या विजन होता है ना। अगर आप किसी चीज़ की, जैसे आपने प्रधानमंत्री ने बोला, आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो बताइए आप इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, उस तरह के कोई सुझाव नहीं आए वहाँ से। हमेशा आप चिल्लाते हैं और फिर भाग जाते हैं। और आज जो हुआ
बार बार वॉकआउट कर रहे थे, फिर अंदर आ रहे थे, फिर वॉकआउट कर रहे थे। एक तरीके का सर्कस हो गया था वहां पर। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया तो फिर वापस आ गए, फिर बीच में चले गए, फिर वापस आ गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे देखिए जनता तो देख ही रही है, और सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिना दी, और ये जनता के सामने जाएंगे। निगम साहब शुक्रिया आपका। दोनों तरह के लोग जाएंगे जनता के सामने। एमएच खान की कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। खान साहब, मैं आपको ऑफिशियली मौका दे रहा हूं, आप बीच में न टोके। मैं आपको खान साहब मैं आपको स्वयं मौका दे रहा हूं, आप बीच में न टोके। अब आप बोलें, आप अपनी बात कहिए 20 सेकंड। मेरे सवालों का जवाब 20 सेकंड। मेरे सवालों का जवाब राकेश भाई से दिया कि गृह मंत्री ने साफ साफ बता दिया है कोई काम का नहीं किया है, मणिपुर में कोई काम नहीं हुआ। बहुत शेम, बहुत दुख की बात है ये। राकेश जी मेरे सवालों का जवाब दें। मुझे 10 सेकंड। अच्छा, अब राकेश त्रिपाठी को मैं 20 सेकंड देता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी गो एट 20 सेकंड दीजिए, सबके सवाल का जवाब। त्रिपाठी जी गो एट। मुझे 10 सेकंड दीजिए ब्रजेश जी। एक निगम साहब प्लीज। दर्शक जानते हैं त्रिपाठी जी मैं ये कह रहा था, मेरी बात आपके देख रहे दर्शक जानते हैं कि गली मोहल्ले में जब क्रिकेट होता है और क्रिकेट निगम में साहब प्लीज बल्लेबाजी कर रही टीम गेंदबाजी में पिटने लगती है ना, तो जब क्रिकेट खेलते हैं गली मोहल्ले में और कोई बल्लेबाजी पहले कर चुका होता है और जब गेंदबाजी में उसके लगातार गेंदबाज पिटने लगते हैं तो मैदान छोड़ करके भाग जाता है स्टंप उखाड़ करके कि अब हम मैच नहीं काफी अनुभव है आपको ये सब करने का त्रिपाठी जी। सवालों के जवाब मिलने लगे ना, कभी गेंदबाजी फील्डिंग की नहीं लग रहा है आपने। Sophisticated weapon काफी के अनुभव बारे में है बताइए, आपको, कहाँ है sophisticated काफी weapon? अनुभव है त्रिपाठी जी को, अपनी बैटिंग करके। चौकी चक्के देते हैं। नहीं बोलोगे Sophisticated weapon कहाँ है? बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो जगह चुका है। sophisticated मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।